ये दुनिया कैसी अनोखी दुनिया है जो आम लोगों की नज़र से दूर कुछ अलग है। उसी दुनिया का एक हिस्सा है पिशाचनी। आज की कहानी कोरी कल्पना नहीं बल्कि सच है। खामोश अंधेरी रात, दूर दूर तक पंछी भी नजर नहीं आ रहा था। अपनी बंद मोटरसाइकिल को धक्का देते हुए विहान किसी की मदद की तलाश में था। ऐसे में किसी की आहट हुई और घुंघरू की आवाज आने लगी। सुनसान सड़क पर आती हुई घुंघरू की आवाज से विहान का दिल बैठ गया। डरते हुए जैसे ही विहान ने पलट कर देखा तो वहां पर एक बिल्ली थी जिसके गले में घुंघरू बंधे हुए थे। उसे देख विहान को हंसी आ गई, मगर तभी पायल की आवाज कानों में शोर पैदा कर रही थी। वह तुरंत उस जगह से निकलकर मेन डोर पर आ गया। वहां उसे सामने वाले कब्रिस्तान का चौकीदार मिला। आप इस तरह भागकर कहाँ जा रहे हो? वहां पीछे कोई है। कौन है वहाँ? कोई तो नहीं है। वो पायल की आवाज। पायल की आवाज? वो तो उस 500 साल पुरानी कब्र में से आ रही होगी। वो कब्रिस्तान की सबसे पुरानी पिशाचनी है। 500 साल पुरानी कब्र? पिशाचनी? हाँ, वो देखो, ठीक तुम्हारे पीछे है। जैसे ही विहान ने पलट कर देखा तो उसके सामने करीबन 24-25 साल की खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। वह मुस्कुराते हुए धीरे धीरे विहान की ओर बढ़ने लगी। उसे देख विहान के मन में अजीब सी हलचल होने लगी। वो भी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही विहान उसके करीब पहुंचा, वह खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की एक खूबसूरत और बदसूरत महिला में बदल गई। उसने अपने दांत विहान की गर्दन पर लगाकर उसके शरीर का पूरा खून चूस लिया। विहान का शरीर बिना खून के एकदम सफेद हो गया। वह पिशाचनी फिर से एक खूबसूरत लड़की में बदल गई और वो चौकीदार भी एक पिशाच में बदल गया। कुछ दिनों बाद उसी कब्रिस्तान से थोड़ी दूर एक फार्म हाउस में पार्टी चल रही थी। 4 दोस्त शहर से दूर उस फार्म हाउस पर वीकेंड एंजॉय करने के लिए आए थे। यार, ये क्या बोरिंग सा दिन है, केवल शराब। कुछ और करें? यार जाने देना, अभी जो है उसी को एंजॉय कर। नहीं यार, काश। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी उनकी दोस्त राधिया बोली, ये सब शराब छोड़ो, कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं। इंटरेस्टिंग? मगर क्या क्या करना है, बोलो। चलो ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। क्या बच्चों की तरह ट्रूथ और डेयर? इस सुनसान जगह पर डेयर से मजा आ जाएगा। चारों दोस्त वहीं पर खेलने लगे। बोतल का मुंह विनी की तरफ रुका। बोल, ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ नहीं, इस डरपोक को तो डेयर दो। नहीं यार, ट्रूथ ही ठीक है। नहीं, डेयर डेयर। ठीक है, जैसा तुम लोग कहो। विनी, तेरे लिए एक सिंपल सा डेयर है। अकेली इस घर के किचन से हम लोगों के लिए पानी ले आ। नहीं यार, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। इतना तो सिंपल है। चलो जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं। देख, तू जा रही है, मैं कुछ और डेयर दूं। तू तो रह नहीं दे, पता नहीं क्या डेयर देगा। मैं जाती हूँ। जैसे ही विनी किचन की ओर गई, सोहन को एक आइडिया आया और उसने तुरंत अपने दोस्तों के कान में कुछ कहा। सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों ने मिलकर अंदर की घर की लाइट बंद कर दी। अंधेरे में विनी डरते हुए किचन तक पहुंची थी। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। उसने डर कर पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। प्लीज यार, मजाक मत करो। मुझे पता है ये तुम लोग हो। मेरे सामने आ जाओ। मगर किसी ने भी विनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ सोहन अंधेरे में मोबाइल की लाइट से विनी को ढूंढ रहा था, मगर विनी उसे कहीं भी नजर नहीं आई। सोहन वापस अपने दोस्तों के पास आ गया और घर की लाइट ऑन कर दी। जैसे ही उन लोगों ने लाइट ऑन की, विनी अपने हाथ में सभी लोगों के लिए पानी लेकर आ रही थी। कहाँ थी तू? मैं तुझे घर में ढूंढ रहा था, मगर तू कहीं भी नजर नहीं आई। विनी ने अपनी आंखों को कुछ ज्यादा ही बड़ा कर उन चारों की ओर देखने लगी। मैं तो किचन में ही तो थी। तुम लोगों ने ही तो भेजा था मुझे। कहते हुए उसकी आंखें लाल हो गई। चलो छोड़ो, विनी सबके लिए पानी ले आई है। ये एक गेम जीत गई, अगला राउंड शुरू करते हैं। अब तीनों दोस्तों के बीच गेम हो रहा था और विनी दूर खड़ी उन लोगों को देख रही थी। बोतल इस बार सोहन की तरफ रुकी। मैं तो ट्रूथ बोलूंगा। नो डियर, इतनी आसानी से जीत नहीं मिलेगी। जाओ तुम भी डेयर का सामना करो। अच्छा, बदला लेगी? तू ही दे मुझे डेयर। जैसे ही सोहन ने कहा, विनी धीरे धीरे उसके करीब आई और उसके कान में धीरे से बोली,
यहाँ से थोड़ी सी दूर एक कब्रिस्तान है। तुम्हें उस कब्रिस्तान का एक चक्कर लगा कर आना है। कब्रिस्तान का चक्कर? पागल है क्या? डेयर तो डेयर है। बोलो, तुम डर गए क्या? कहते हुए विनी की आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा सम्मोहन था कि सोहन ने वहां जाने के लिए हाँ भर दी। अंधेरी रात में वो मोबाइल की रोशनी में कब्रिस्तान पहुंच गया। सुनसान सड़क में दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं यहीं से लौट जाता हूँ, कह दूंगा कब्रिस्तान का चक्कर लगाकर आ गया। इतनी रात को कब्रिस्तान कौन जाएगा? सोचते हुए वो जैसे ही पलटा, सामने विनी खड़ी थी। क्या हुआ, डर गए? विनी, वो क्या वो मैं? दूसरे को डेयर देना आसान, खुद करना मुश्किल है, समझे? तुम अब कब्रिस्तान की ओर जा रहे हो या यहीं से वापस चलोगे? मैं जाकर आता हूँ। डरते हुए सोहन कब्रिस्तान की तरफ पहुंचा। जैसे ही वो कब्रिस्तान के भीतर दाखिल हुआ, एक पुरानी कब्र से सड़ा गला सा हाथ बाहर आया, जिसे देखकर सोहन डरते हुए पीछे हट गया। प्लीज इस तरह का घटिया मजाक मत करो। मजाक? ये मजाक नहीं है, कहीं सच में तो। सोहन, भागो यहाँ से। कहते हुए जैसे ही वो लोग पलटे, उस कब्र से एक खूंखार और बदसूरत महिला निकलकर उन लोगों के पीछे चलने लगी। दोनों तुरंत अपने दोस्तों के पास पहुंच गए थे। क्या तुम सच में कब्रिस्तान घूमकर आ गए? हाँ। कहते हुए वो सोहन की ओर देखने लगी। दोनों की आंखें लाल हो रही थी। अब हम दोनों बच्चे हैं। कहते हुए उसने जैसे ही बोतल को घुमाया, बोतल इस बार राधिया की तरफ आकर रुक गई। अब तुम्हें क्या डेयर दिया जाए? मुझे तो कुछ भी दे दो, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। कहते हुए उसने अपने बालों को पीछे झटक दिया। तो फिर तुम इस फार्म हाउस की छत पर जाकर टंकी में हम लोगों का नाम पुकारो। बस इतना ही? कहते हुए राधिया छत पर चली गई। उसने छत की टंकी को खोला और आवाज लगाई, गौरव, राधिया, सोहन, राधिया। मुझे डराने के लिए तुम लोग प्रैंक कर रहे हो ना? सामने आओ। मगर उसके बुलाने के बाद भी कोई सामने नहीं आया। तुम लोग जहाँ हो वहीं रहो, मैं अपना डेयर पूरा करके नीचे जा रही हूँ। कहते हुए उसने जैसे ही पानी की टंकी के अंदर झांककर विनी का नाम पुकारा, उसे पानी की टंकी के अंदर उस पिशाचनी का अक्स नजर आया। वह भागकर नीचे आई। अब गौरव अकेला बचा था। इसे क्या सजा दी जाए? तीनों बात कर ही रहे थे कि गौरव को कुछ दूर एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी नजर आई। विनी या सोहन कुछ बोल पाए उसके पहले ही वो उठकर उस लड़की की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा सम्मोहन था कि बिना कुछ सोचे समझे गौरव उसका पीछा करने लगा। वो लड़की इशारे से गौरव को अपने करीब बुला रही थी। जैसे ही गौरव उसके करीब जाता है, वो उससे दूर हो जाती है। कहाँ जा रहे हो? रुको। मगर गौरव नहीं रुका। गौरव को पता ही नहीं चला कि वो उस लड़की का पीछा करते हुए कब्रिस्तान तक पहुंच गया। कब्रिस्तान में आने वाली जानवरों की आवाज को सुनकर उसका सम्मोहन टूटा। जब उसने अपने आसपास चारों तरफ कब्रों को देखा तो उसके होश उड़ गए। फिर उसे ध्यान आया वो एक लड़की का पीछा करते हुए यहाँ आया है। जैसे ही उसने उस लड़की की तरफ देखा, वह लड़की पिशाचनी में बदल चुकी थी। उसने अपने दांतों से गौरव के शरीर का पूरा खून चूस लिया और फिर एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। अगली सुबह जब कब्रिस्तान का चौकीदार वहां पर पहुंचा तो वहां पर गौरव और सोहन की लाश पड़ी थी। दूसरी तरफ फार्म हाउस के मालिक ने देखा तो किचन में विनी की लाश और छत पर राधिया की लाश पड़ी हुई थी। आज की रात तो बहुत ही खास थी। अनजाने में खेला गया ट्रूथ और डेयर का गेम चारों जिंदगियों की मौत का कारण बन गया। कहीं आप भी तो वो गेम नहीं खेलते हैं? आओ साथ में खेलेंगे ये खेल। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 साल से ऐसे ही इधर उधर भटक रहा हूं जॉब के लिए। ना कोई अच्छी जॉब मिल रही है, ना रहने को अच्छा घर है। आज तो मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। मेरे सारे दोस्त भी पैसे ना होने के कारण मेरा मजाक उड़ाते हैं। कितना ट्राई किया कि किसी अच्छी कंपनी में मेरी जॉब लग जाए, पर नहीं,
हर बार रिजेक्ट हुआ हूँ। मेरी जिंदगी मुझे अच्छे से जीने नहीं देना चाहती। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। कम से कम इस जिल्लत भरी जिंदगी से छूट तो जाऊंगा। वो रोते रोते पानी में देखता है। उसे अपनी परछाई पानी में दिखाई देती है। वो पानी को छूता है। अगले ही पल पानी का रंग बदलने लगता है। आसमान जैसा नीला पानी काला होने लगता है। देखते ही देखते उस तालाब का पानी पूरी तरह से काला हो गया। उस पानी को देखकर मानो जैसे वो लड़का अपने होश खो बैठा हो और अगले ही पल उसने पानी में छलांग लगाई। कुछ दिनों बाद एक कॉलेज में पार्टी चल रही थी। सारे दोस्त एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। वहां त्रिशा, पंकज, आकाश, ये 3 बेस्ट फ्रेंड भी थे। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर डांस करने के बाद तीनों जाकर साइड में बैठ गए। अरे पार्टी तो बहुत अच्छी रही, पर आगे क्या प्लान है? कहीं घूमने चले? अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो रिजॉर्ट में घूमने गए थे। पंकज, ये हमारा कॉलेज का लास्ट ईयर है। पता नहीं कॉलेज खत्म होने के बाद हम वापस कब मिलेंगे। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। कुछ दिन ही तो साथ में रहने वाले हैं, तो ये वक्त भी एंजॉय करते हैं ना। घूमेंगे, पार्टी करेंगे, क्या पता कल होना हो। आकाश की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। उन्होंने कल कॉलेज के कैंटीन में मिलकर बाहर जाने का प्लान करेंगे, ऐसा बोला। अगले दिन कहे मुताबिक सब कैंटीन में मिले। आकाश अपने लैपटॉप में घूमने की जगह देख रहा था। अरे यार, ये बार बार रिजॉर्ट, फोर्ट, बीच, इन सब जगह जाकर मैं बोर हो गई हूँ। हम कहीं और घूमने चले, कुछ एडवेंचर करें। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अरे मतलब कुछ अलग करते हैं ना। जिन जगहों पर हम जा चुके हैं वो तो हर कोई जाता है। हम किसी हॉरर प्लेस पे जाएं तो, किसी डरावनी जगह। जरा देखें तो ये लोग जो भूत के नाम पर आधी जिंदगी डर में गुजार देते हैं, वो सच में होते भी हैं या नहीं? निशा और आकाश जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन पंकज के चेहरे का रंग उड़ गया था, मानो वो ऐसी घटनाएं जानता हो। पंकज ने ऐसी जगह जाने से मना किया, लेकिन निशा और आकाश ने उसकी एक ना सुनी। अगले दिन तीनों कॉलेज के कैंटीन में मिले। आकाश अपने लैपटॉप पर हॉरर प्लेसेस सर्च करने लगा। जगह तो बहुत है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर जाए कहाँ। अरे अपने शहर के आसपास ही देखो ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और घूमने को भी अच्छे से मिलेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तभी आकाश को इंटरनेट पर एक हॉरर प्लेस दिखाई देता है, और वो जगह थी अग्रसेन की बावली, जो दिल्ली में है। आकाश ने कहा कि हमारे शहर से कुछ ही दूरी पर है, तो अपनी कार लेकर भी जा सकते हैं। अगले दिन सुबह वो तीनों कार लेकर निकल पड़े। कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद आखिरकार वो उस जगह पहुंच ही गए। कार से उतरकर वो अग्रसेन की बावली की तरफ जाने लगे। शुरुआत में एक गेट के सामने पहुंचे, जहां अग्रसेन की बावली नाम का एक बोर्ड बना हुआ था और उसकी थोड़ी बहुत जानकारी भी लिखी हुई थी। तीनों ने बोर्ड को देखा और आगे चलने लगे। आगे चलकर उन्हें एक पहरेदार दिखाई दिया। वो उन तीनों की तरफ ही आ रहा था। आइए साहब, आप भी अग्रसेन की बावली देखने आए हैं? चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। पहरेदार उन सबको बावली के अंदर ले गया। बावली के अंदर 100 से भी ज्यादा सीढ़ी थी। पहरेदार ने बताया कि यह बावली 700 साल पुरानी है। यह बारिश के पानी को जमा करने के लिए बनाई गई थी। पहले यहाँ पर लोग तैरने के लिए भी आते थे, लेकिन कुछ साल पहले इसे बंद कर दिया। लेकिन इसे बंद क्यों किया? इतनी अच्छी तो है ये बावली। ये एक ऐतिहासिक बावली है, लेकिन इसके साथ कई राज भी जुड़े हैं। यह बात सुनकर त्रिशा ने राज के बारे में पूछा। पहरेदार ने बताया कि कुछ साल पहले इस बावली का पानी पूरा काला पड़ गया था और वो लोगों को अपनी तरफ खींचता। लोग उसके अंदर डुबकी लगाते और मर जाते। उनकी लाशें भी ऊपर नहीं आती थी। लोग आज तक समझ नहीं पाए कि यह सब कैसे हुआ था। आज भी इस बावली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती है। अजीब आवाज मतलब कैसी आवाजें? यहाँ पर रोने की, चिल्लाने की, पायल की, डरावनी हंसी की आवाज आती है। क्यों, क्या हुआ पंकज? अभी से आवाज सुनाई देने लगी क्या तुझे? आकाश और त्रिशा हंसने लगे। पहरेदार वहां से चला गया। त्रिशा, पंकज और आकाश वहां के बने खूबसूरत आकृति को देखने लगे। घूमते घूमते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला।
पहरेदार ने सबको आवाज लगाई। बावली को बंद करने का वक्त हो गया है। सब लोग बावली से बाहर की ओर आ जाएं। शाम के वक्त बावली में रुकना मना है। अरे यहाँ पर तो जो लोग बोलते हैं वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे तो लगता है कि इस जगह के बारे में लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। अरे जो लोग बोलते हैं सब घटनाएं रात को होती है, इसीलिए तो रात में बावली बंद होती है। अगर तुम्हें देखना है तो यहाँ रात को रुकना होगा। पागलों जैसी बातें मत करो, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। तुम चुप रहो पंकज, तुम बहुत डरपोक हो। चलो कहीं छुपते हैं, उस पहरेदार ने देख लिया तो बाहर निकाल देगा। तीनों बावली के एक कोने में छिप गए। पहरेदार के चले जाने के बाद सब बाहर आए और बावली में घूमने लगे। अंधेरा हो गया था, इसलिए सबने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। चलते चलते त्रिशा को ठोकर लगी और उसके हाथ से मोबाइल छूट गई। उसने मोबाइल उठाया और सामने देखा तो आकाश और पंकज दोनों वहां पर नहीं थे। त्रिशा ने उन्हें आवाज लगाई पर कोई फायदा नहीं हुआ। त्रिशा चलते चलते बावली के पानी के पास पहुंची। उसने पानी में देखा तो उसे अपनी परछाई नजर आई। उसने पानी में हाथ डाला। अगले ही पल बावली का पानी काला होने लगा। त्रिशा की आवाज सुनकर आकाश और पंकज डर गए। वो त्रिशा को ढूंढने लगे। पंकज को त्रिशा दिखाई दी। उसने त्रिशा को आवाज लगाई पर त्रिशा ने पलटकर नहीं देखा। वो बस उस पानी को देखे जा रही थी। पंकज ने जैसे ही त्रिशा के कंधे पर हाथ रखा, सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। त्रिशा की आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी, मानो वो किसी के वश में हो। आकाश भी वहां पहुंच गया था। उसने जो देखा तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। त्रिशा ने जैसे ही पंकज को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अचानक उसके सामने एक तावीज आ गया, जिससे डरकर वो जोर से चीखी और उसने पलटकर पानी में छलांग लगाई। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन आप हो कौन? आपने ये सब कैसे किया? और हमारी दोस्त त्रिशा, उसे क्या हुआ है? वो ऐसे पानी में क्यों चली गई? मेरा नाम अदिति है। मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ और मैं यहाँ अपनी रिसर्च के लिए आई हूँ। मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि तुम्हारी दोस्त त्रिशा मर चुकी है। इस काले पानी ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। ये बात सुनकर आकाश और पंकज रोने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। त्रिशा हमें छोड़कर नहीं जा सकती। तभी अदिति ने उनके हाथों में एक तावीज बांध दिया और मंत्र बोलने लगी, जिससे वो दोनों सुरक्षित हो गए। मानो या ना मानो, पर ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं, जिन पर विश्वास करना कठिन होता है। तुम आज के जमाने के बच्चे ये सारी बातें हंसी मजाक में ले लेते हो, लेकिन तुम्हारा ये मजाक किसी की जान ले सकता है। ये बात तुम नहीं समझ पाते। जैसे हमारी जगह होती है रहने की, जिस पर हम अपना अधिकार समझते हैं, वैसे ही अतृप्त आत्माओं की भी अपनी जगह होती है और हम लोग उनकी जगह आकर गलती करते हैं। अदिति ने बताया कि उन्होंने यहाँ रुककर बहुत बड़ी गलती की है। आकाश और पंकज दोनों को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। आगे चलते चलते सबको एक पायल की आवाज सुनाई दी। अदिति जान चुकी थी कि ये एक छलावा है। उसने आकाश और पंकज का हाथ पकड़ा और बावली की बाहर की ओर जाने लगी। बावली के बाहर आते ही सूरज निकल आया। सूरज की पहली किरण के साथ वो तीनों बावली से बाहर आ गए। लेकिन बावली का राज अभी भी राज ही था कि आखिरकार लोग वहां जाकर आत्महत्या क्यों कर लेते थे और उनका मृत शरीर भी पानी में ऊपर क्यों नहीं आता। आखिर ऐसा क्या है उस बावली के काले पानी का राज? आज 10 साल हो गए इस घटना को। आकाश विदेश में जॉब के लिए गया है और पंकज की शादी हो गई है और उसे एक लड़की भी है। लेकिन आज भी अग्रसेन की बावली की वो रात उनके मन में डर की दहशत बयां करती है। पंकज की लड़की अपने लैपटॉप पे सर्च करते हुए, अरे ये तो बहुत अच्छी जगह लगती है, बहुत पुरानी भी है। हम छुट्टियों में यहीं घूमने जाएंगे। चलो पापा और अंकल को इसकी एक फोटो भेजती हूँ व्हाट्सएप पर। अंकल भी तो आने वाले हैं अगले हफ्ते इंडिया। अग्रसेन की बावली की तस्वीर देखकर दोनों डर जाते हैं। मध्य रात्रि का समय, एक सुनसान हवेली जिसके ऊपर अचानक काले बादल छा गए। चंगाधर के झुंड की आवाज से सारा माहौल डर की आवाज से गूंज उठा था और उसी डर की आवाज में किसी की जोर से चीखने की आवाज आई और कुछ ही पल में सब कुछ शांत हो गया।
बनारस का एक लड़का तजेंद्र अपने कॉलेज के आखिरी साल की पढ़ाई कर रहा था। तजेंद्र बहुत ही होशियार था। कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आता। कॉलेज में उसका एक अच्छा दोस्त भी था। दोनों साथ ही रहते। कॉलेज की एग्जाम खत्म होने के बाद तजेंद्र कुछ दिनों के लिए अपने गांव वापस जाना चाहता था। यार, अब तो कॉलेज भी खत्म हो गया। सोच रहा हूँ जब तक रिजल्ट नहीं मिलता तब तक गांव चला जाऊं माँ बाबूजी के पास। बहुत साल हो गए उनसे मिला नहीं हूँ और वो भी मुझे बहुत याद करते हैं। हाँ, तू तो चला जाएगा गांव, लेकिन मैं तो यहाँ अकेले रह जाऊंगा। मेरे पास तो राह देखने वाली फैमिली भी नहीं है। ऐसा मत बोल मेरे यार, मेरी फैमिली भी तो तुम्हारी ही फैमिली है। चले काम करते हैं, इस बार तू भी चल मेरे साथ मेरे गांव। माँ बाबूजी भी खुश हो जाएंगे और तुझे भी अकेला नहीं रहना पड़ेगा। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन पहले अपने माँ बाबूजी को कॉल करके बता तो दो कि हम आ रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा कि मैं गांव आ रहा हूँ। उनके लिए सरप्राइज है, और वैसे भी अगर उन्हें बताऊंगा तो मुझे आने नहीं देंगे। कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे यहाँ रहने को कहेंगे। क्यों? माँ बाबूजी भला क्यों मना करेंगे तुम्हें मिलने से? पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं जब भी गांव आने की बात करता हूँ माँ बाबूजी मना कर देते हैं। कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, इसलिए मैं इस बार बिना बताए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर दोनों अपने कमरे में चले गए और गांव जाने की तैयारी करने लगे। गांव पहुंचते ही वो दोनों एक बड़ी सी हवेली के सामने रुके। वो हवेली किसी राजमहल से कम नहीं थी। अरे वाह ताजेंद्र, तुमने कभी बताया नहीं कि गांव में तुम्हारी इतनी बड़ी हवेली है। बताना क्या, अब तुम आ गए हो तो अपनी आंखों से देख लो। वो दोनों जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, ताजेंद्र के पिता राय बहादुर ने उन्हें देखा। उन्हें देखते ही उनकी आंखों में डर बैठ गया। बेटा, तुम यहाँ क्यों आए और हमें बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो? और तुम्हारे साथ ये कौन है? बाबूजी, अगर मैं आपको बता देता कि मैं आ रहा हूँ तो आप मुझे आने नहीं देते, इसलिए मैं खुद आ गया आप दोनों से मिलने। और ये मेरा दोस्त है रोशन, हम दोनों साथ में पढ़ते हैं कॉलेज में। लेकिन बेटा, तुम्हें पहले मुझे बताना चाहिए था कि तुम यहाँ अपने दोस्त के साथ आ रहे हो। बाबूजी, अब आप छोड़िए ना इस बात को। और माँ कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुम्हारी माँ कुछ दिन के लिए बाहर गांव गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं अब फ्रेश होता हूँ, थोड़ी देर आराम करता हूँ। रात में खाने के समय मुझे आवाज़ दीजिएगा। ताजेंद्र और रोशन कमरे में चले गए। राय बहादुर के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ताजेंद्र नहाने के लिए गया, तब उसे अचानक एक खुशबू आई। वो खुशबू में ऐसे खो गया जैसे किसी ने उसे मोहित कर लिया हो। बहुत देर के बाद भी ताजेंद्र बाहर नहीं आया, इसलिए रोशन ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई। रोशन की आवाज़ से ताजेंद्र होश में आया और बाहर आ गया। रात के खाने के वक्त जब सब बैठे थे तब ताजेंद्र को किसी लड़की के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। बाबूजी, आपने घर में काम करने के लिए किसी लड़की को रखा है क्या? नहीं तो बेटा, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे अभी किसी लड़की की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। हंसने की आवाज़? ये क्या कह रहे हो तुम? हमने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। लगता है गांव के मौसम का कुछ ज्यादा ही असर हो रहा है तुम पर। रोशन और ताजेंद्र जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन राय बहादुर के चेहरे का रंग उड़ गया था। उनके चेहरे के गहरे राज की झलक साफ दिखाई दे रही थी। अगले दिन सुबह जब ताजेंद्र और रोशन अपने हवेली के बगीचे में टहल रहे थे, तभी रोशन को हवेली के पीछे एक कुआं दिखाई दिया। दोनों कुएं की ओर चले गए, लेकिन वो कुएं को बंद कर दिया गया था और उसे एक बड़ा सा ताला भी लगाया था। उस ताले को सफेद कपड़े में लपेटकर लाल रंग के धागे से बांधा गया था। ताजेंद्र, ये क्या है यार? इस कुएं को ताला लगाकर बंद क्यों किया है? ऐसा भला कौन करता है? मुझे भी नहीं पता यार। मैं जब से छोटा था तब से ये कुआं बंद है और बाबूजी ने मुझे यहाँ आने से मना किया है। रोशन के मन में कुएं को खोलने की जिज्ञासा हुई। उसने बिना कुछ सोचे एक पत्थर उठाया और ताले को तोड़ दिया। उसने जैसे ही ताला तोड़ा, जोर जोर से हवा चलने लगी। अभी तक जहां शांति थी वहां अचानक चंगाधर और कुत्ते जोर जोर से आवाज करने लगे। हवेली में शांति से बैठे राय बहादुर अचानक से आवाज सुनकर डर गए और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। रोशन और ताजेंद्र को समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। वो दोनों जल्दी से महल के अंदर चले गए और ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ना हो। रात में जब रोशन और ताजेंद्र अपने कमरे में सो रहे थे, तब अचानक उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। आओ मेरे पास आओ ताजेंद्र, कितना इंतजार कराओगे? कब से तुम्हारी राह देख रही हूं, आ जाओ ना।
ताजेंद्र आवाज सुनकर जाग गया। उसने देखा कि सामने एक सुंदर लड़की खड़ी है जिसका शरीर रात के अंधेरे में भी चमक रहा है। उसे देख ताजेंद्र जैसे सम्मोहित हो गया। वो उसके पीछे पीछे कुएं तक चला गया। वो कुएं के पास पहुंचता उससे पहले ही रोशन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया। तुम क्या पागल हो गए हो क्या? इतनी रात को यहाँ क्यों आए तुम? मैं नहीं जानता यार, मैं यहाँ कैसे आया। मुझे बस एक लड़की की आवाज आई थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। रोशन ताजेंद्र को हवेली के अंदर लेकर गया। राय बहादुर को जब ये बात पता चली तब वो बहुत घबरा गए। तुम अभी के अभी यहाँ से वापस शहर लौट जाओ। लेकिन बाबूजी बात क्या है? आखिर आप मुझे अपने घर से क्यों दूर करना चाहते हैं? और उस कुएं का क्या राज है? जब तक आप मुझे नहीं बताते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। राय बहादुर जब छोटे राजकुमार थे तब उस गांव में उनके दादा राजा सूर्यवर्मा का राज्य था। सूर्यवर्मा एक बहुत बहादुर राजा थे। एक दिन एक मिथिला नामक की नर्तकी राजमहल में आई। वो बहुत खूबसूरत थी। उसके शरीर से हमेशा एक सुगंध आती। उसने अपने नृत्य और खुशबू से सबको मोहित कर लिया था। राजा ने उसे अपने दरबार की श्रेष्ठ नर्तकी होने का उपहार दिया। लेकिन असल में वो एक विश्वकन्या थी जो अपने रूप से राजा को अपने मोह में फंसाती और उन्हें मार देती थी। एक दिन रात को राजा सूर्यवर्मा ने मिथिला को अपने कक्ष में बुलाया। मिथिला ने राजा को मारने के लिए एक खंजर अपने पास रखा था। वह जैसे ही राजा के पास पहुंची उसने राजा को मारने की कोशिश की, लेकिन उसका निशाना चूक गया और राजा बच गए। राजा ने तुरंत उसे पकड़ने का आदेश दिया। मिथिला को पकड़ने के बाद उसके हाथ पैर बांधकर उसे कुएं में फेंक दिया गया। लेकिन वो एक विषकन्या थी। उसे काले जादू में महारत हासिल थी। उसकी आत्मा ने पूरे राज्य में कोहराम मचाया था। रात के समय महल में अजीब अजीब आवाजें आती, कभी घुंघरू की तो कभी चिल्लाने की। एक दिन राजा अपने कक्ष में सो रहे थे। अचानक उनकी नींद खुली तो उन्होंने अपने सीने पर बैठे मिथिला को देखा, जिसका शरीर पूरी तरह गल गया हो और आंखें मानो खून से भरी हुई हो। मुझे मारकर तू बच नहीं सकता। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे पूरे वंश को खत्म कर दूंगी। अगले दिन राजा ने अपने राज्य के साधु को बुलाया। आपने जिसे मारा है वो एक विषकन्या थी। काले जादू टोना भी करती थी, इसलिए मरने के बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिली। अब वो आपके पूरे वंश को खत्म करना चाहती है। लेकिन कोई तो उपाय होगा इन सब से बचने का। साधुओं ने कुएं के पास एक यज्ञ किया और उसकी आत्मा को उस कुएं के अंदर कैद किया और उसे एक अभिमंत्रित धागे से बांध दिया। याद रहे राजा जी, ये ताला जब तक बंद है तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। गलती से भी ये ताला खुलना नहीं चाहिए। उसके कुछ दिनों के बाद ही राजा की अकस्मात रूप से मृत्यु हो गई। किसी को पता नहीं चला कि आखिर ये हुआ कैसे। तब से लेकर आज तक वह कुआं बंद था। तुमने उस ताले को तोड़कर उस आत्मा को फिर से मुक्त कर दिया है। अब ना जाने वो क्या करेगी। तभी बाहर एक जोर से कुछ टूटने की आवाज आई। सबने बाहर जाकर देखा तो कुएं का ढक्कन टूटकर बाजू में गिरा था और कुएं का पानी बवंडर की तरह ऊपर आया था और मिथिला पानी में एक भयानक रूप के साथ थी। उसकी आंखों में बदले की आग साफ नजर आ रही थी। बदले की कहानी तो पूरी हो गई। अब मेरा बदला भी पूरा होगा। ऐसा कहकर उसने राय बहादुर को अपने पानी के जाल में फंसा लिया। राय बहादुर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, ताजेंद्र, तुम यहाँ से भाग जाओ, अपनी जान बचाओ और यहाँ कभी वापस मत आना। ताजेंद्र और रोशन वहां से भाग रहे थे कि मिथिला ने ताजेंद्र को भी अपनी पानी के लपेट में ले लिया। दोनों को पकड़कर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसने राय बहादुर को पानी में फेंक दिया। थोड़ी ही देर में राय बहादुर की लाश पानी के ऊपर आ गई। रोशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जोर जोर से हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। उस जाप से मिथिला की शक्तियां कमजोर होने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बंद करो ये मंत्र पढ़ना, बंद करो। मिथिला ताजेंद्र को पानी में लेकर ही जा रही थी
कि रोशन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर खींच लिया। मिथिला कुएं के अंदर चली गई थी। थोड़ी ही देर में सब कुछ शांत हो गया। कुएं का पानी भी शांत हो गया था। रोशन और ताजेंद्र जल्दी से वहां से भाग गए, लेकिन कुछ ही समय में कुएं का पानी फिर से भवंडर का रूप लेने लगता है। मिथिला वापस पानी के ऊपर आकर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं।